हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एबल टू। अब एबल टू की पहचान क्या होती है? एबल टू की पहचान सिंपली ये होती है कि वर्ब के साथ पा अक्षर जुड़ा हुआ दिख जाए तो आप समझिए वहाँ पे एबल टू का प्रयोग करना है। वर्ब के साथ पा, जैसे मैं खेल पाता हूँ, वह नहीं दौड़ पा रहा है, तुम नहीं पहुँच पाए होगे, वह नहीं आ पाता है। कुछ इस तरह से वाक्य का अंत होगा, यानी वाक्य के अंत में कोई टेंस या मॉडल्स का एलपीओ लगेगा और उस एलपीओ के साथ आपको एबल टू का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो एबल टू की पहचान कुछ ये हुई। और एबल टू की जगह कभी कभी आप कैन या कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, हर जगह नहीं। वो कहाँ कर सकते हैं, वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो मैं वहाँ पे डील कर दूंगा, बता दूंगा। लेकिन एक बात मुख्य जो आपको याद रखनी है एबल टू के साथ, वो ये कि जब भी आप एबल टू का प्रयोग करेंगे हमेशा पैसिव का ही हेल्पियो लगाएंगे, हमेशा पैसिव का हेल्पियो लगाएंगे। एक्टिव का हेल्पियो एबल टू के साथ नहीं यूज होता है। बस इतनी सी बात है एबल टू के बारे में। और एबल टू बतलाता है क्या है? सामर्थ्य के बारे में बताता है। कुछ बतलाता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है, या आप करना चाह रहे हैं हो पा रहा है। दोनों केस हो सकता है। जैसे मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो इसमें क्या है? आप करना तो चाह रहे हैं, जाना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा है, ठीक। या मैं ये सवाल नहीं हल कर पाता हूँ, मैं इस तरह के सवाल नहीं हल कर पाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आप अपने सामर्थ्य की बात बता रहे हैं कि यानी आप चाहते हुए भी नहीं हल कर पाते, आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। तो ये था एबल टू के बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारी। अब हम लोग शुरू करते हैं। जो सबसे पहला वाक्य है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ। अब इसके ऊपर मैंने दो सीक्वेंस लिखा हुआ है जिसको स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसको देखते हुए ट्रांसलेशन पूरा करना है। तो मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ, आपको मालूम है ताहूँ लिखा हुआ, ये प्रेजेंट डिफिनिट है। और अगर प्रेजेंट डिफिनिट है तो इसमें पैसिव का एलपीओ जब लगेगा तो इज, आर या एम लगेगा। कौन अंग्रेजी नहीं बोल पाता है? मैं सब्जेक्ट है। अगर मैं सब्जेक्ट है तो मैं के अकॉर्डिंग एलपीओ लगेगा, तो क्या लगेगा? एम लगेगा। इसलिए यहाँ पर इस वाक्य को ट्रांसलेट करते समय हमें एलपीओ की जगह एम का प्रयोग करना है। अब जो लोग ये समझ में नहीं आ पा रहा है, जिनको कि इसमें एम क्यों लगना है, पैसिव के एलपीओ में एम क्यों लगता है प्रेजेंट डिफिनिट में, वो जब तक टेंस नहीं पढ़ेंगे उनको ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए मैं तो उनको यही कहूँगा कि अगर जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देखा है या जो पहली बार विजिट कर रहे हैं और इससे पहले कभी उन्होंने इस तरह के वीडियो नहीं देखे हैं, तो उनको सबसे पहले अपना टेंस और मॉडल्स क्लियर करना चाहिए। उसके बाद कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आगे की कोई भी चीज़ आपको तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक कि आपके पास टेंस या मॉडल्स की जानकारी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, ट्रांसलेशन करेंगे। मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ। यहाँ पर नकारात्मक वाक्य, तो नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर सामने। पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट जानते हैं किस तरह से खोजते हैं, कौन लगा के प्रश्न करते हैं, कौन लगा के सब्जेक्ट खोजते हैं, कौन बोल पा रहा है? मैं, तो मैं सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे? सब्जेक्ट की आई। नंबर 2 लिखा हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये जो फर्स्ट, ये आपने पिछले वाले जो वाक्य हम लोग ने पढ़े हैं, जो हम लोग ने टेंस और मॉडल्स में देखा है, वहाँ पे स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग करके मैंने पूरी तरह से डील किया है, डिटेल में लिखा हुआ है एक्चुअली। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग यानी फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? एम। इसमें हेल्पिंग क्या लगने वाला? एम, क्योंकि ये प्रेजेंट डिफिनिट है। प्रेजेंट डिफिनिट में पैसिव में हेल्पिंग इज, आर या एम लगता है। यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है? एम। इसके बाद लिखा है नॉट लिखा है इसमें, तो आई एम नॉट। इसके बाद लिखा है हेल्पिंग वर्ब का बचा भाग। हेल्पिंग वर्ब का बचा भाग का मतलब अगर एम के साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब जुड़ा होता, जैसे एम बीइंग लगा होता, तो उस केस में आप बीइंग लगा के यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे बीइंग नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट डिफिनिट में खाली एम लगता है, एम के साथ बीइंग नहीं लगता है। इसके बाद लिखा है एबल टू, तो यहाँ पे एबल टू लिख देंगे। इसके बाद लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? बोलना, स्पीक। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? क्या चीज़ नहीं बोल पाते हो? अंग्रेजी, इंग्लिश। आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। इस वाक्य को आप चाहें कैन लगा के भी बना सकते हैं। आप कह सकते हैं सिंपली आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी आप एबल टू को हटा के कैन का प्रयोग कर सकते हैं अगर आप अपने सामर्थ्य की बात बतलाना चाह रहे हैं। इस वाक्य में ये बता रहे हैं मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है अंग्रेजी बोलने की, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। कहने का आशय यही है। मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ का मतलब है मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। आप देखिए सिंपल, दोनों में से कोई भी वाक्य हिंदी में बोल के देखिए, आपको दोनों वाक्य का अर्थ एक ही निकलता हुआ दिखाई देगा। मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, दोनों का मतलब एक ही निकला। अपने सामर्थ्य की बात आप बतला रहे हैं, तो इस केस में आप कैन का भी यूज़ करके बना सकते हैं। तो वहाँ पे एबल टू का यूज़ नहीं करना है। तो आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश या आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम उससे नहीं मिल पाए? क्या तुम उससे नहीं मिल पाए? पा लगा हुआ है, वर्ब में मिलना, इसलिए यहाँ पे एबल टू का यूज़ होगा। लेकिन ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट इसलिए क्योंकि देखिए वाक्य के अंत में एक तरीके से मिल पाए पूरा का पूरा एक शब्द मानिए तो एक तरह से वाक्य के अंत वर्ब से हुआ है, और ये बीती बात है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है।
पास्ट इंडेफिनिट अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपको मालूम है, जब आप एबल टू का प्रयोग करेंगे पैसिव का एलपी लगाएंगे, पैसिव का एलपी लगाएंगे यानी पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में एलपी क्या लगता है, वॉज या वर लगता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कौन नहीं मिल पाया, तुम सब्जेक्ट है तो यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है, तो यहाँ पे एलपीओ के स्थान पे वर का प्रयोग करेंगे। और ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या से वाक्य शुरू है, आपको मालूम है जब क्या से वाक्य शुरू होता है तो सबसे पहले हमें ये तय करना पड़ता है कि आगे इंग्लिश बनाएंगे कि नहीं। इसके लिए क्या देखना पड़ता है, प्रश्न पढ़ के ये देखना पड़ता है कि इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आएगा कि नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो क्या की इंग्लिश बनाएंगे, और आएगा तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। क्या तुम उससे नहीं मिल पाए तो उत्तर आएगा हाँ या नहीं, तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। तो हमें कहाँ से शुरू करना है, डब्ल्यू एच छोड़ना है, यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश नहीं बनानी है, प्लस संज्ञा की इंग्लिश नहीं बनानी है। जो प्रश्नवाचक शब्द की बात आती है तो सीधे कहाँ से शुरू करना है, एलपी वर्ब का पहला भाग, यानी यहाँ पे लगेगा एलपी वर्ब वर। फिर क्या लिखा है, सब्जेक्ट क्या है, तुम, वर यू। इसके बाद लिखा है नॉट, वर यू नॉट। इसके बाद लिखा है एलपीओ का बचा भाग, तो वर के साथ एलपीओ के साथ कुछ जुड़ा नहीं होता है, बीइंग या बीन नहीं लगा होता है तो छोड़ देंगे। फिर एबल टू लिख देंगे। इसके बाद लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वी आई मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, मिलना, मीट। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किससे नहीं मिल पाए, उससे की इंग्लिश जाएगी हिम। वर यू नॉट एबल टू मीट हिम, इसी वाक्य को आप चाहें तो कह सकते हैं कुड यू नॉट मीट हिम। क्यों कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं किसी वाक्य को आप चाहें तो इसे भी कह सकते हैं क्या तुमसे नहीं मिल सके, क्या तुमसे नहीं मिल पाए, या क्या तुमसे नहीं मिल सके। तो देख रहे हैं जहाँ पे सका, सकी या सकता है, पाए हटा के लगा सकते हैं, उस वाक्य में आप एबल टू को हटा के कैन या कुड लगा सकते हैं, ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। वह काम पूरा नहीं कर पाया होगा, वो काम नहीं पूरा कर पाया होगा, पा लगा हुआ है, इसके पहले लिखा है पूरा करना, वर्ब है पूरा करना, वर्ब के साथ पा अक्षर लगा हुआ है, इसलिए इसमें भी एबल टू का प्रयोग होगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि भाई ये है कौन सा टेंस, ये टेंस है कि मॉडल्स है, क्योंकि गा लगा है तो कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। गा लगा है तो फ्यूचर टेंस भी हो सकता है, मॉडल्स भी हो सकता है, जो आपने मॉडल्स में दो पढ़े हुए हैं, जिसमें एक में मस्ट बी का प्रयोग होता है, एक मस्ट हैव का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे वाक्य पढ़ के लग रहा है वह काम पूरा नहीं कर पाया होगा, किसी बीते हुए समय की बात हो रही है, यानी कोई काम किसी को दिया गया था और वो काम पूरा नहीं किया, तो आप अंदाज़ा लगा के बोलें वो काम पूरा नहीं कर पाया होगा। क्लियर है, तो ये बीती हुई बात है। जब बीती हुई बात होती है, पास्ट की कोई बात है और उसमें लास्ट में गा लगा हुआ है, तो ये मॉडल्स आप पढ़ चुके हैं, उसमें मस्ट हैव का प्रयोग करते थे। और ये आपको मालूम है कि जब पा का यूज़ करते हैं एबल टू का, तो जब भी एबल टू का यूज़ करते हैं हमें पैसिव का एलपी लगाना होता है, तो मस्ट हैव बीन, एलपीओ के स्थान पर मस्ट हैव बीन का यूज़ होगा, मस्ट हैव बीन यहाँ पे लगाएंगे। फिर मैं यही कहूँगा जो पहली बार देख रहे हैं उनको कुछ क्लियर नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले वो टेंस और मॉडल्स देखने के बाद ही इस बात को जान पाएंगे। और अभी उनको शॉर्ट में कुछ देखना है तो जाएं, वीडियो देखें, मस्ट हैव जहाँ लिखा है वहाँ जाके पढ़ें, वहाँ जाके देखें, आपको क्लियर हो जाएगी कि मस्ट हैव मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। वह काम पूरा नहीं कर पाया होगा, ये एक नकारात्मक वाक्य है। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, सब्जेक्ट क्या है, कौन पूरा कर रहा है, वह सब्जेक्ट है ही। नंबर एलपीओ का पहला भाग मस्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद एलपीओ का बचा भाग यानी हैव बीन, इसके बाद एबल टू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पूरा करना, कंप्लीट। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पूरा कर रहे हो, काम, द वर्क। ही मस्ट नॉट हैव बीन एबल टू कंप्लीट द वर्क। अब देखिए अगर आप यहाँ पे मस्ट हैव की जगह कैन या कुड लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगा। क्यों, अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ काम पूरा नहीं कर पाया होगा, इसकी जगह आप सका शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं, क्योंकि बीती बात है तो सका शब्द का प्रयोग करते हुए अगर वाक्य बनाए, देखिए वाक्य सुनने में गलत लगेगा। वह काम पूरा नहीं कर सका, वह काम पूरा नहीं कर सका और वह काम पूरा नहीं कर पाया होगा, दोनों में अंतर है। अंतर ये है जब आप कह रहे हैं वह काम पूरा नहीं कर पाया होगा, उसमें एक श्योरिटी नहीं है, उसमें आप एक संदेह व्यक्त कर रहे हैं, यानी संभावना व्यक्त कर रहे हैं, नहीं कर पाया होगा, यानी आप अंदाजा लगा के ये बात बोल रहे हैं। लेकिन जब आप कहेंगे वह काम पूरा नहीं कर सका, जब आप कह देंगे वो काम पूरा नहीं कर सका, तो उसमें कोई संभावना नहीं रह जाती है, बात एकदम श्योरिटी के साथ कही गई बात है कि मैं वो काम पूरा नहीं कर सका, यानी नहीं, आपको मालूम है, श्योर हैं आप, इसलिए आप सीधे सीधे कह रहे हैं वह काम पूरा नहीं कर सका।
इसलिए यहाँ पर आप कुड का प्रयोग करके ये वाक्य नहीं बना सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कई जगह कैन या कुड को रिप्लेस कर सकते हैं एबल टू के साथ और कई जगह नहीं कर सकते हैं। क्लियर? क्या तुम सवाल लगा लेते हो? क्या तुम सवाल लगा लेते हो? अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो कहीं पा दिख नहीं रहा है, तो आप क्यों एबल टू का यहाँ पे यूज़ करके बताने वाले हैं? देखिए कई बार ऐसा होता है कि पा की जगह लेते हो, लोगे, लेना, इस तरह के शब्द भी आ सकते हैं। तो देखिए क्या तुम सवाल लगा लेते हो का ये भी मतलब निकल सकता है क्या तुम सवाल लगा पाते हो, क्या तुम सवाल लगा पाते हो, या क्या तुम सवाल लगा लेते हो। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। यानी आप अपने जो नोट्स अगर बना रहे होंगे तो उसमें ये भी जोड़ लीजिएगा कि वर्ब के साथ कभी कभी पाते हो शब्द भी आ सकता, पा के अलावा ले शब्द भी आ सकता है वर्ब के साथ। क्लियर है? यानी यहाँ पे लगा पाते हो की जगह हम लगा लेते हो भी कह सकते हैं। मैं लगा पा रहा हूँ, मैं लगा ले रहा हूँ भी कह सकते हैं। मैं लगा पाया, मैंने लगा लिया, नहीं वहाँ नहीं चलेगा। जहाँ चलेगा वहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि हाँ क्लियर कट डिफरेंस मिलेगा। तो क्या तुम सवाल लगा लेते हो का अर्थ वही निकला क्या तुम सवाल लगा पाते हो, इसलिए यहाँ पे ले का जो मतलब है पा से निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे एबल टू का यूज़ होगा। क्लियर है? और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ते हो लगा है, तो इसका मतलब इसमें पैसिव का एलपी जब लगाएंगे तो क्या लगेगा? इज़ार एम, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज़ार एम लगता है। सब्जेक्ट कौन है? कौन सवाल लगा लेता है? तुम यू के साथ क्या लगता है आपका? आर लगता है। तो एलपीओ मिल गया। आप ट्रांसलेशन करेंगे क्या से शुरू हुआ है, यहाँ पर भी उत्तर हाँ या ना में आने वाला है, इसलिए क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, सीधे कहाँ से बनाना शुरू करेंगे? एलपीओ का पहला भाग, यानी सबसे पहले लिखेंगे आर। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? तुम, आर यू। इसके बाद नॉट है नहीं, फिर एलपीओ का बचा भाग है नहीं इसमें, क्योंकि एबल आर के साथ पैसिव में एलपीओ का बचा भाग नहीं होता प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर इसके बाद एबल टू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? लगाना, लगाने का मतलब सॉल्व। इसके बाद लिखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या लगा लेते हो? क्या सवाल, क्या लगा लेते हो? सवाल, सम्स। आर यू एबल टू सॉल्व सम्स? ठीक, अब हम देखें क्या यहाँ पे कैन लगा सकते हैं। लेकिन सकते हो लगा के प्रश्न करके सकते हो लगा के देख लें, सही लगेगा तो कैन लगा सकते हैं। क्या तुम सवाल लगा सकते हो? क्या तुम सवाल लगा सकते हो? सुनने में सही लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कैन लगा के भी इस वाक्य को बना सकते हैं। तो कैन यू सॉल्व सम्स, ये भी कह सकते हैं। क्लियर? कैन यू सॉल्व सम्स। मैं नहीं जा सकूंगा, यहाँ पे फिर से आपके सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया कि यहाँ पे पा लगे लिखा है और यहाँ पे लगा भी नहीं लिखा है। पिछले वाले वाक्य में तो ले लगा था, तो आपने बोला कि पा की जगह ले भी लिखा सकते हैं, ले लिखा होगा तब भी आप देख सकते हैं चेक करके कि एबल टू लगेगा कि नहीं। यहाँ पे ना पा लिखा है ना ले लिखा है, तब क्यों एबल टू लगेगा? तो इसका देखिए मतलब समझिए। मैं नहीं जा सकूंगा, मैं नहीं जा सकूंगा का अर्थ ये निकल रहा मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा सकूंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं ये काम पूरा नहीं कर सकूंगा, मैं ये काम नहीं पूरा कर पाऊंगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकूंगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाऊंगा। क्लियर है? यानी कई जगह पा फ्यूचर की बात में ये होता है अक्सर, ये फ्यूचर वाले सेंस में आप इस तरह के वाक्य बोल सकते हैं कि जहाँ पे पाऊंगा की जगह आप सकूंगा शब्द यूज़ कर सकते हैं। पाएगा, पाऊंगा की जगह सकेगा, सकूंगा के प्रयोग करते हैं अगर भविष्य की बात हो। ये बीते हुए वाक्य के लिए भी किया जा सकता है, जैसे वह नहीं पहुँच सका होगा, वह नहीं पहुँच सका होगा, तुम काम नहीं पूरा कर सके होगे, वो भी हो सकता है। वहाँ पर भी आप चाहें तो एबल टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये करना है, इसको देख ले करके मैं नहीं जा सकूंगा। तो यहाँ पे आप मान रहे हैं, यहाँ पे लिखा है मैं नहीं जा पाऊंगा, सकूंगा का अर्थ क्या निकल रहा है? मैं नहीं जा पाऊंगा। तो पाऊंगा यानी भले लिखा ना हो, मतलब यही निकल रहा है। यहाँ भी एबल टू का प्रयोग होगा, एबल टू का प्रयोग होगा तो पैसिव का एलपी लगाना है। और ये फ्यूचर की बात है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो विल बी लगेगा, एलपीओ के स्थान पर विल बी का प्रयोग करेंगे। तो विल बी का प्रयोग करेंगे। अब ट्रांसलेशन करें, मैं नहीं जा सकूंगा, ये नकारात्मक वाक्य है। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट है मैं, आई, फिर एलपीओ का पहला भाग विल, इसके बाद नॉट, इसके बाद एलपीओ का बचा भाग यानी बी, इसके बाद एबल टू, एबल टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना, गो। आई विल नॉट बी एबल टू गो, आई वॉन्ट बी एबल टू गो, ये भी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, आई वॉन्ट बी एबल टू गो या आई विल नॉट बी एबल टू गो। क्लियर? और यहाँ पे आप देख सकते हैं सकता है लगा के, अब चाहें तो बोल भी सकते हैं मैं नहीं जा सकता हूँ। मैं नहीं जा सकूंगा का मतलब आप ये भी कह सकते हैं मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकूंगा, मैं नहीं जा सकता हूँ। चाहे तो, अगर एग्जैक्ट नहीं लग रहा तो मत लगाइए, सिंपली ये कहिए आई विल नॉट बी एबल टू गो। क्लियर? मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ। पा का प्रयोग हो रहा है, वर्ब है सुनना, इसलिए एबल टू का प्रयोग होगा।
और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पैसिव में हेल्प क्या लगेगा, इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जब एबल टू का यूज़ करते हैं पैसिव का हेल्प लगाना होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कौन सुन पा रहा है, मैं, तो आई के साथ क्या लगता है, एम बीइंग लगता है। यहाँ पे हेल्प की जगह एम बीइंग का प्रयोग होगा। मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, ये नकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, हेल्प यू का पहला भाग एम, इसके बाद नॉट, इसके बाद हेल्प यू का बचा भाग बीइंग, इसके बाद एबल टू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, सुनना, हियर। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, किसको सुन पा रहे हो, तुम्हारी आवाज़। इसके लिए सिंपली आप कह सकते हैं यू, कोई ज़रूरत नहीं है यू, वॉइस, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। यू, आई एम नॉट बीइंग एबल टू हियर यू, आई एम नॉट बीइंग एबल टू हियर यू। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे सकता है लगा के वाक्य बनाएंगे तो क्या सही लग रहा है, मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकता हूँ। अब सुनने में तो उतना सही लग नहीं रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूँ आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में लोग एम इस केस में, इस तरह के वाक्यों में जहाँ पे आप बोले देखिए कोशिश कर रहे हैं, मैं तुम्हारी आवाज़, आप किसी की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सुनाई पड़ नहीं रहा है, यानी वो आपके सामर्थ्य से बाहर है। आप जितना भी सामर्थ्य लगा रहे हैं सुनने का, लेकिन उसमें वो आप सफल नहीं हो पा रहे, तो उस केस में आप यहाँ पे कैन लगा के बोल सकते हैं। चाहे तो आई कैन नॉट हियर यू, सिंपली आप कह सकते हैं आई कैन नॉट हियर यू। इतना लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं है और अक्सर लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है, आई एम नॉट बीइंग एबल टू हियर यू की जगह सीधे सीधे बोल सकते हैं आई कैन नॉट हियर यू। आई कैन नॉट हियर यू मतलब मैं तुम्हें सही सुन पा रहा हूँ, इसका भी एग्जैक्ट यही मतलब निकलेगा। इसमें ज़्यादा विवाद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपली स्वीकार कर ले कि एक सत्य लाइन है, सत्य वाक्य है, यानी सत्य का मतलब ये एक अप्रोप्रिएट वाक्य है। इस सिचुएशन में लोग इसी तरह से बोलते हैं। जब आप फ़ोन पे बात करते हुए किसी को सुनेंगे तो अगर आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही तो सामने वाला अगर इंग्लिश में बात कर रहा है तो वो सिंपली यही लाइन बोलेगा आई कैन नॉट हियर यू। वो इतना लंबा नहीं बोलने वाला है आई एम नॉट बीइंग एबल टू हियर यू। ठीक है, तुम उसे नहीं पहचान सके होगे, तुम उसे नहीं पहचान सके होगे, यहाँ पर भी एबल टू लगेगा कि नहीं पहले चेक कर लें। सके होंगे, देखिए लिखा है सके, हमने कहा था एक अभी एग्जाम्पल दिया था कि सके होंगे बीती हुई बात के लिए भी हो सकता है। इसके पहले के पहले वाले वाक्य में सकोगे कह के एक लोग वाक्य बनाया था, उसमें देखा था कि सके की जगह हम लोग पा लगा के देखते हैं तो वाक्य सही लगा था, इसलिए वहाँ पे एबल टू का प्रयोग किया था। यहाँ पर भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तुम उसे नहीं पहचान सके होगे मतलब तुम उसे पहचान नहीं पाए होगे। क्लियर लग रहा है, सही लग रहा है, तुम उसे नहीं पहचान पाए होगे या तुम उसे पहचान नहीं सके होगे, तो यहाँ पर भी एबल टू का प्रयोग आपको करना है। अब ये बीती बात है, पढ़ के देख लिए, तुम उसे नहीं पहचान सके होगे, यानी जब तुम उससे मिले तुम उसे नहीं पहचान सके होगे, जब वो तुम्हारे संपर्क में आया तुम उसे नहीं पहचान सके होगे। क्लियर है, अब लग रहा है ना पास्ट। हाँ, तो अगर बीती बात है तो यहाँ पे गे की जगह जो गे लगा होता है लास्ट में, वही मॉडल का हेल्प यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने पहले वाक्य में किया है, दूसरे वाक्य में किया था मस्ट हैव, वही यहाँ पे भी करना है। लेकिन यहाँ पे एबल टू यूज़ करेंगे तो पैसिव का हेल्प लगेगा, मस्ट हैव बीन। क्लियर, चलिए अब शुरू करते हैं। एक नकारात्मक वाक्य है। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट है कौन नहीं पहचान पाया, तुम सब्जेक्ट है, यू पहले आएगा, इसके बाद हेल्प यू का पहला भाग मस्ट आएगा, इसके बाद नॉट है तो नॉट लिखेंगे, इसके बाद लिखा हेल्प यू का बचा भाग तो हैव बीन बचा भाग है, इसके बाद एबल टू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पहचानना, रिकग्नाइज, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किसको नहीं पहचान सके, उसे, हिम। यू मस्ट नॉट हैव बीन एबल टू रिकग्नाइज हिम। क्लियर, तो आज हम लोगों ने एबल टू से रिलेटेड कुछ वाक्य डील किए। बहुत से वाक्य बन सकते हैं, एक दो नहीं सैकड़ों वाक्य इस तरह के बन सकते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम लोग हर एक वाक्य को डील नहीं कर पाते हैं। तो जो कुछ वाक्य संभव है हमने डील करके दिखाया। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप खुद ही सब कुछ करने लग जाएंगे, खासकर वो लोग जिन्होंने टेंस और मॉडल्स को अच्छी तरह से पढ़ा है। बाकी लोगों की गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। और मैं अभी फिर से कहूँगा, जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देखा है उसको, पहली बार ये वीडियो देखा का आशय ये है, पहली बार आप यूं ही ग्रामर को सर्व करते करते पहुंच गए और आपको दिखाई पड़ गया वीडियो, आपने देखना शुरू कर दिया, तो मैं उनको यही राय दूंगा कि ना देखें, पहले वो टेंस और मॉडल्स क्लियर करें, उसके बाद इस तरह की एडवांस चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें, तब तो कुछ फ़ायदा होगा, नहीं तो सब व्यर्थ है, समय बर्बाद जा रहा है। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वो नया टॉपिक क्या होगा वो आप देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।